स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो इंडिया के जुगाड़ कल्चर को तो हम लोग जानते ही हैं कि जहां पर किसी ना किसी चीज का हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। जैसे कमलेश जुगाड़ू शार्क टैंक पे आए थे, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में फार्मर्स को दिक्कत आती थी, भैया कोई जुगाड़ निकाल कर एक डिवाइस सा क्रिएट कर दिया जिसके चलते मोबिलिटी इजी की जा सके। बट ये जो जुगाड़ कल्चर है, ये जुगाड़ कल्चर रिएक्टिव कल्चर है कि कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसका हम जुगाड़ ढूंढते हैं। बट अब इस जुगाड़ कल्चर के बियॉन्ड जाना बहुत जरूरी है। हमें पहले से ही अपना बेस इतना सेट करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने अपकमिंग जो भी कंसर्न्स रहें, जो भी चैलेंजेस रहें, उनके लिए पहले से ही टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल हो। तो हालांकि ये जुगाड़ कल्चर अगेन इंडिया में बहुत प्रमोटेड है, रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है, बट अब इसके बियॉन्ड जाने की यहाँ पर जरूरत पड़ चुकी है। और उसी चीज को असेस करते हुए यहाँ पर सरकार द्वारा रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम लॉन्च की गई है। इसकी लागत 1 लाख करोड़ की रखी गई। बट नाउ द पॉइंट इज, ये पर्टिकुलर स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अगर ऑलरेडी जुगाड़ कल्चर यहां पर चल रहा है तो भैया स्कीम की क्या आवश्यकता है? देखिए, व्हेन इट कम्स टू द कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उस केस में इंडिया की रैंकिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो उसी गर्ड इंडिकेटर को यहां पर देखा जाए तो इंडिया मात्र 0.65% अपने जीडीपी में खर्च करता है। और यही चीज हमने पिछले एक सेशन में डिस्कस की थी, जहां पर हम ये जान पाए थे कि क्यों इंडियन कॉर्पोरेट्स ग्लोबल नहीं बन पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण वहां पर देखने को मिलता है, राइट? तो उसी कारणवश एंड मोर ओवर, अगर हम जिस प्रकार की R&D, जो चलो मान लो ये 0.65% की जो R&D यहां पर स्पेंडिंग हो भी रही है, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया भी जा रहा है, अगर उसको भी यहां पर देखा जाए तो मोस्टली आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं के पास से पैसा जा रहा है, राइट? DRDO सबसे मेजर चंक यहां पर रखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अलावा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो मोस्टली इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास से पैसा जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि जो सरकार यहां पर पैसा खर्च कर रही है वो इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है, वहीं पर आपकी जो R&D हो रही है उन्हीं के ऊपर बेनिफिट मिल रहा है। बट जो एग्जैक्टली हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स, कंपनीज जो खुद को ग्रो करना चाहते हैं, R&D के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी इनोवेशन का क्या, उनके लिए क्या दिक्कत है? अब उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है भैया कैपिटल की, कि पैसा नहीं है। तो वही कैपिटल का इशू रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने यहां पर ये स्कीम निकाली है जिसका कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपीस का रखा गया है। अब ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि जो आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, विच इज अगेन अ वेरी लो नंबर फॉर इंडिया, लेस देन 40% हमें देखने को मिलती है। अगर टोटल R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर 40% से भी कम यहां पर कर रहा है। वहीं एडवांस कंट्रीज में देखा जाए तो भैया अगेन सिग्निफिकेंट मोर देन 70% वहां पर उनके द्वारा खर्चा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उसको गैल्वनाइज करने के लिए, उसको दोबारा बूस्ट देने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम का यूज किया जा रहा है। आपके मन में पॉइंट आ सकता है कि यार इस स्कीम से रिलेटेड जो आपका ये ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अब इसी स्कीम के, इसी फाउंडेशन के थ्रू स्कीम को भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बट डिफरेंट क्या है? देखिए, ANRF जो आपकी ये पर्टिकुलर फाउंडेशन है ना, ये भी पैसा प्रोवाइड करती है, R&D के ऊपर ही यहां पर काम करती है, अनुसंधान नाम से क्लियर हो रहा है। बट द पॉइंट इज, इनका ऑब्जेक्टिव रहता है सपोर्ट प्रोवाइड करना टुवर्ड्स द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस पहले देखी, राइट? यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को पैसा प्रोवाइड करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी यहां पर निकाली गई है ताकि एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाने के लिए। अब उसी तरीके के ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस यहां पर RDI स्कीम रखी गई है ताकि अगेन प्राइवेट सेक्टर को पैसा दिया जा सके, ताकि वो इस पैसे को फर्दर यूज करके बेहतर से बेहतर रिसर्च एंड इनोवेशन यहां पर कर सकें। तो ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, जहां पर हम स्कीम को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि अगेन ANRF जो आपका यहां पर क्रिएट किया गया, स्टैब्लिश किया गया है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यहां पर किया गया? 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रखिएगा। ऑलराइट, सो फर्दर इसी तरीके से हम एक कम्युनिटी यहां पर बिल्ड कर रहे हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ताकि इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट जो कि बहुत टेक्निकल देखने को मिलता है, उसको थोड़ा सा ईजी बनाया जा सके, डिस्कशंस की जा सके, राइट? आप डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर आपके किसी प्रकार के कोई कंसर्न्स हैं, आपके कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक हो, एकेडमिक हो, इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग द इकोनॉमी सब्जेक्ट फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दिस माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड फॉर द स्टडी IQ किस तरीके से असिस्ट कर रहा है सभी लोगों को, तो उस केस में वी हैव दिस पर्टिकुलर बैच 2027 का लॉन्ग टर्म बैच है उन सभी लोगों के लिए जो कि करंटली अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं,
राइट। उनके ऊपर फोकस रखते हैं हमने पीटीआई बैच यहाँ पर रखा है, जो कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी जर्नी को यहाँ पर कवर करता है। एंड ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट सिंपल कि हमें एक होलिस्टिक तरीके से तैयारी करनी है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज रहेगी। मॉर्निंग बैच है जो शुरू हो रहा है आपका 19 जुलाई से। तो मॉर्निंग बैच रहेगा तो भैया पहले हम बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, फिर हम फाउंडेशन के ऊपर जंप करेंगे। रेगुलर टेस्टिंग यहाँ पर रखी गई है, टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करोगे, कैश रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स में भी हमारा प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम का प्रोविजन अवेलेबल है, जिसमें प्रीलिम्स से पहले 90 से 100 दिन पहले जो भी इस बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे उनको हम बुलाएंगे अपने पास, इंटेंसिव फोकस करेंगे। नथिंग विल बी चार्ज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, फूड शेल्टर सब कुछ यहाँ पर आपका ध्यान रखा जाएगा, राइट। और आपको कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना है, दैट इज द पॉइंट। जो आपने पे कर दिया दैट इज राइट। एंड प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कर देते हैं द कंप्लीट अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। एंड फर्दर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, सिमिलर लाइंस पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। 26 और 28 के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो एनरोल कीजिए और अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG लाइव। एंड अगेन कोई कंसर्न, कोई डाउट रहे, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी अप्रोच कर सकते हैं। ना द पॉइंट इज कि जो नया फंड, एक जो नई स्कीम यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, ये स्कीम एग्जैक्टली काम कैसे करेगी, थोड़ा ये जान लेते हैं, फिर जानेंगे स्कीम का ऑब्जेक्टिव किस तरफ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है। और थोड़ा जान लेते हैं पहले, थोड़ी सी आपके अंदर रुचि भी रहेगी, भैया 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर समझा जाए जो फ्लो ऑफ फंड्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर दिया जा रहा है। ANRF के अंतर्गत ही एक स्पेशल पर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा। For the implementation of this research development and innovation scheme, there is going to be a special purpose fund created under the ANRF, और उसी स्पेशल फंड को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर सरकार प्रोवाइड कर रही है। दैट कॉर्पस इज योर 1 लाख करोड़ रुपीस, राइट। अब वो जो स्पेशल पर्पस फंड यहां पर क्रिएट किया जा रहा है, उसका यहां पर क्या काम रहेगा कि आगे जाके सेकेंड लेवल ऑफ जो फंड मैनेजर्स हैं, आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इनके थ्रू एनबीएफसीज के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट कंपनीज को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। तो ये पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है, ताकि अगेन होलिस्टिकली कंपनीज को यहां पर सपोर्ट दिया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट दिया जा सके, बिकॉज उनके पास वो स्किल सेट है, स्कोप भी है कि अपना फर्दर ग्रो कर सकते हैं। जो कैपिटल क्रंच की समस्या है उसे यहां पर रिजॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका गवर्निंग बोर्ड है ANRF का, अगेन PM लेड, प्रधानमंत्री द्वारा इसको लीड किया जाता है। एंड जो भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रहेगी इस पूरी स्कीम की, उन्हीं के द्वारा यहां पर की जाएगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहां पर ANRF में देखने को मिलता है, विच विल अगेन प्रोवाइड विद द गाइडलाइंस, अप्रूव करेंगे इन सभी चीजों का। एंड जो भी फंड्स की फ्लो है टुवर्ड्स द सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स, वो इसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस फंड द्वारा यहां पे किया जाएगा, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा यहां पर रखा जाएगा। देन वी हैव एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, राइट, कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा इसका चेयर किया जाएगा। अगेन स्कीम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेक्टोरल फोकस, कौन कौन से ऊपर के सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, फंड मैनेजर्स कौन कौन रहेंगे, उनके डिसीजंस भैया इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज द्वारा यहां पर लिया जाएगा। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ नोडल इंप्लीमेंटेशनल एजेंसी इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ऑब्जेक्टिव जो एक कंसर्न था कि पैसा नहीं है उतना अवेलेबल, खासकर हमारे स्टार्टअप्स के पास, हमारी छोटी कंपनीज के पास, उन्हें ये प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया है। सो ऑल इन ऑल अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए, की ऑब्जेक्टिव देखा जाए, तो वही है कि प्राइवेट सेक्टर लेड R&D यहां पर करवाना है। कि अभी तक बहुत फोकस था पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू R&D के ऊपर पुश करने का। नो लेट अस ट्राई एंड फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, जो कि अगेन पोटेंशियल और कैपेबिलिटी यहां पर रखता है, एंड शायद उसके चलते हमें और अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि यहां पर जो आपके स्ट्रेटेजिक और सनराइज सेक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक जो कि हमारी क्रूशियल, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल है, एटॉमिक एनर्जी हो गया, पावर जनरेशन हो गया, ये सारे हमारे लिए स्टडी सेक्टर हैं। डिफेंस सेक्टर हो गया, सनराइज सेक्टर जो भी है नए ग्रो कर रहे हैं, राइट, AI ऑटोमेशन, आपका बायोटेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका रोबोटिक्स, इन सभी सेक्टर्स में यहाँ पर जो सनराइज है, जो नए उभर के सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर फोकस किया जा सके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपकी जो हाई TRL, व्हाट इज एग्जैक्टली TRL, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। अब ये TRL क्या है ये अभी हम जानेंगे, थोड़ा समझेंगे, प्लीज थोड़ा सा अपने सस्पेंस बना के रखेंगे, राइट। अभी हम इसको जानेंगे। दिस टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, जिनकी हाई TRL ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें यहां पर प्राइमरीली फोकस किया जाएगा।
राइट। फर्दर अगर लगता है कि भैया जो को बहुत ही क्रिटिकल या स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, तो उनको एक्वायर करने के लिए भी फंड्स यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो फंड ऑफ फंड्स रहता है ना, मतलब एक समझ लीजिए कि जो ऐसा फंड जो कि बहुत सारे फंड्स को यहाँ पर मैनेज करता है, तो वैसे फंड ऑफ फंड्स भी क्रिएट करने की बात की जा रही है डीप टेक्नोलॉजी वाले, जो कि अगेन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर फोकस यहाँ पर किया जा सके। सो ऑल इन ऑल इट इज जस्ट नॉट प्रोवाइडिंग द कैपिटल कि भैया पैसा ले लो और क्रिएट कर दो, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के कुछ कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट करके, उनमें कुछ टेक्नोलॉजीज को हाईलाइट करके, विच इज बेसिकली और हाई टीआरएल टेक्नोलॉजीज, जो उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करके उन प्रोजेक्ट्स को डेडिकेटेडली टारगेट करके फंड्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। एंड जहां पर लग रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है तो उसको एक्वायर भी करना है, वो भी प्रोविजन यहां पर रखा गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी कोशिश की गई एक स्कीम को एक होलिस्टिक टच यहां पर देने की। तो जो हम बात कर रहे थे ना, जो टीआरएल की हम यहां पर बात कर रहे थे कि भैया टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यहां पर क्या रहता है, सो वी हैव बेसिकली 9 लेवल्स ऑफ इट, राइट। फर्स्ट लेवल बेसिकली क्या, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, बेसिक टेक्नोलॉजी की रिसर्च की जा रही है। फिर हम उसके बाद अगेन रिसर्च कर रहे हैं कि भैया फिजिबिलिटी है भी इस टेक्नोलॉजी की नहीं, कि कोई यूज भी आएगा कि नहीं आएगा। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। फिर टेक्नोलॉजी अगर डेवलप होगी तो फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसको किसी ना किसी तरीके से एप्लीकेशन फेज में यहाँ पर लेके आना है। फिर आपका सिस्टम और सब सिस्टम डेवलपमेंट यहाँ पर की जाएगी एंड फाइनली आपका इसका लॉन्च किया जाएगा, कमर्शलाइज इसको किया जाएगा। तो ये किसी भी टेक्नोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहां पर जो पॉइंट रखा जा रहा है कि जो आपके हाई रिस्क के TRL4 प्रोजेक्ट्स हैं, जो TRL4 मतलब कि जहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है और उसके बियॉन्ड या हो चुकी है, उसके बाद अब उनको मार्केट में आने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कैपिटल की जरूरत है। कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है बट अब मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहे, वो एक कैपिटल कंस्ट्रेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस यहां पर रखा जाएगा। तो अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम फंड्स इन टेक्नोलॉजीज के लिए यहां पर रखे गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है ताकि अगेन डेडिकेटेड तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर फंड्स का इन्वेस्टमेंट जो किया जाए उसका एक्चुअली में हमें रिजल्ट भी देखने को मिले। बिकॉज ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, हम बार बार कहते हैं कि इंडिया ने इतना R&D के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, बिकॉज इंडिया के ऊपर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। पॉवर्टी का इशू है, हंगर का इशू है, इनइक्वालिटी का इशू है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इशू है ना। फिर फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो इन सभी चीज़ों में इतना पैसा खर्च हो जाता है जो कि अगेन बहुत बेसिक है, नीडी है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो हमारी वांट्स हैं, है ना, हम नीड्स वर्सेस वांट्स का जो एक कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमारी वो नीड्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करना। तो ये जो हमारी वांट्स हैं, जो R&D हम बेहतर से बेहतर यहाँ पर चाहते हैं, उनके लिए फिर पैसा बचता ही नहीं है। तो यहां पर अगेन पॉइंट क्या है, क्योंकि R&D केस में क्या पैसा खर्च करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा ना रिजल्ट आने में, तो इसीलिए प्राइमरीली यहां पर ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस रखा जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट रेडी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, मार्केट में नहीं आ पा रही। और ये कंसर्न भी था कि टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाती है बट उनकी कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाती, कंपनीज बहुत हिचकिचाती हैं बिकॉज इनिशियली हाई कॉस्ट देखने को मिलता है। तो उसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए ये स्टेप यहां पर लिया जा रहा है ताकि उसको हॉलिस्टिकली यहां पर बेहतर किया जा सके। तो मैटर क्यों करता है, बिकॉज अगेन वो जो प्राइवेट R&D में एक बहुत बड़ा गैप है उसको ब्रिज करना है कि इंडियन बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करते हैं लेस देन 40% ऑफ द ग्रोथ, जो टोटल आपका ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन द R&D है। और वहीं अगर बाकी देशों में देखा जाए 70% से ज्यादा वहां पर कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम क्या ऑफर कर रहा है, एक लो कॉस्ट लॉन्ग टेन्योर फंडिंग यहां पर प्रोवाइड कर रहा है उन सभी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, जो कि अगेन उस प्रकार से अपनी डीप टेक इनोवेशन यहां पर कर सकते हैं। बिकॉज यहां पर जो आपको सपोर्ट दिया जा रहा है ना, ये सपोर्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा ऐसे दे दिया जाएगा। यहां पर ये जो आपके सेकेंड लेवल के फंड मैनेजर्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट देम, दीज फंड मैनेजर्स कैन ऑल्सो डू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन कंपनीज के शेयर्स लेके इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनको डेट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है बहुत ही सस्ते रेट पर, कंसेशनल लोन्स पर। तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज यहां पर रखी गई हैं, ग्रांट्स भी यहां पर दी जा सकती हैं। तो सारे दरवाजे यहां पर खुले रखे हैं। सो पॉइंट क्या है कि डिफरेंट सेक्टर जो कि सनराइज सेक्टर्स हैं, विच आर अगेन वेरी क्रूशियल फॉर अस, उनके लिए जो कैश क्रंच की समस्या है, जो रिस्क लेने से यहां पर डरते हैं, उस रिस्क के फैक्टर को यहां पर डी रिस्क किया जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सनराइज सेक्टर जो भी रिसेंटली ग्रो कर ही रहे हैं, आपका ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, AI चिप्स, बैटरी स्टोरेज, क्वांटम टेक, एडवांस मटेरियल्स, ये जितने भी सनराइज सेक्टर्स इनको प्रायोरिटाइज किया जा सके। हम बार बार हर एक स्कीम में कहते हैं कि सनराइज सेक्टर हमें लेके आना है। जैसे ड्रोन के केस में था, ड्रोन्स जब आपके
मार्केट में आए थे तो इंडिया ने भी अपनी पीएलआई स्कीम निकाल दी कि हमें इस सनराइज सेक्टर में आगे बढ़ना है, अच्छी प्रोडक्शन करनी है। चलो थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पर मिला, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, द सनराइज टेक्नोलॉजी, उनके ऊपर भी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, अगर हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी उससे हम बेहतर प्रोडक्शन कर पाएंगे, एंड बेहतर प्रोडक्शन होगी तो भैया जो पीएलआई स्कीम का ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया था, ये ऑब्जेक्टिव भी इजीली पूरा हो पाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग का ऑब्जेक्टिव भी हम पूरा कर पाएंगे। सो दैट इज द इंटरलिंकेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इट इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग एन आर&डी इकोसिस्टम, बट बियॉन्ड दैट जब उनकी एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से हमारी पीएलआई जैसी स्कीम्स की इफेक्टिवनेस और बेहतर यहां पर हो जाएगी। एंड ऑलरेडी इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है कि हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, पीडीआई इतना अच्छा हमने यहां पर बनाया है ना। यूपीआई के थ्रू कितना एक मेजर क्रिएशन यहां पर हुआ है भैया, क्विक मोमेंट्स में आप यहां पर अपनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो वही जो हमारे पास इंडिया के पास 1.3 बिलियन यूज जो आपके आधार यूपीआई का स्टैक है, अगेन एक लिविंग लैब है जहां पर हम इस प्रकार के टेक सॉल्यूशंस को टेस्ट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। वी हैव दैट काइंड ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर इन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा सकता है। तो अगेन इसको भी हम यहां पर लेवरेज कर सकते हैं, अपने इस कंप्लीट इकोसिस्टम को यहां पर लेवरेज किया जा सकता है। एंड मोर ओवर जो सबसे बड़ा कंसर्न था इंडस्ट्री और अकेडमिया का, अकेडमिया के लोग कहते हैं कि भैया हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, इंडस्ट्री वाले उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि भैया जो आप डेवलप करते हो उसके हमारा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते उस चीज़ के ऊपर, तो हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो वो जो गैप था ना अभी तक, उस गैप को भी यहां पर ये पर्टिकुलर स्कीम ब्रिज करेगी बाय प्रोवाइडिंग दैट कैपिटल पुश, जिसके चलते नई टेक्नोलॉजीज की इंप्लीमेंटेशन अगेन कंपनीज भी यहां पर कर पाएंगी, राइट। So each project must involve academic और public R&D institutions, right? And objective यही है कि टैलेंट मोबिलिटी को हम यहाँ पर थोड़ा बेहतर कर सकें। जो ब्रेन ड्रेन का इशू है बहुत बड़ा कंसर्न है, एंड यही ब्रेन ड्रेन का कंसर्न क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि लोग यहाँ पर रिसर्च कर लेते हैं, अच्छी रिसर्च कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई एप्लीकेशन तो कर नहीं रहा, चलो बाहर जाके काम करते हैं जहाँ पर एप्लीकेशन हो रही है। इसी वजह से इस ब्रेन ड्रेन को भी हम कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। एंड जो ऑलरेडी हमारे पास वो क्रीम R&D के लिए बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हैं, वो जो ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है उसे हम यहाँ पर प्रिजर्व भी कर पाएंगे। आईपी लाइसेंसिंग में यहाँ पर हेल्प मिलेगा, एंड अगेन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में भी हमें यहाँ पर एक मेजर बूस्ट देखने को मिल सकता है। बट अगेन दिस पर्टिकुलर स्कीम इज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर आप TRL 4+ लेवल वाले जो प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, देन व्हाट अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स जो कि अभी शुरुआत कर ही रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे देश में स्टार्टअप्स हैं वो उनका फोकस यहाँ पर इन्हीं कैटेगरी पर है। TR1 से लेकर TR4 तक की कैटेगरी में यहां पर अभी वो करंटली लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंसर्न यहां पर यही रेज किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि कहीं ना कहीं जो आपकी फोकस है कि TRL 4 लेवल के ऊपर हमें ज्यादा टारगेट करना, बिकॉज जल्दी रिजल्ट्स यहां पर मिल सकें। तो उसकी वजह से जो नीचे लेवल्स वाले जो बहुत सारी कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज काम कर रही हैं, वो शायद भी है इसके फंड के ऑब्जेक्टिव, फंड के बेनिफिट से बाहर रह जाए, एक्सक्लूडेड रह जाए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक और कंसर्न रेज किया कि भैया ओवर एम्फोसिस है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि उनको ज्यादा पैसा यहां पर दिया जा रहा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को शायद साइडलाइन ना कर दें। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो आपके बेसिक साइंसेस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज के ऊपर यहां पर काम कर रहे हैं। इनइक्विटेबल एक्सेस का तो मैंने आपको बताया कि भैया हो सकता है भैया लार्जर फर्म्स और जो एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना यहां पर थोड़ा सा वर्चस्व दिखाते हुए अपनी फंडिंग यहां पर सोर्स कर लें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक बहुत बड़ा कंसर्न हमेशा से रहा है इंप्लीमेंटेशन का, पास्ट इश्यूज, फेवरेटिज्म के, रेड टेपिज्म के, ब्रेन ड्रेन के, अगेन ये डिलीवरी सिस्टम को यहां पर अफेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वही वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस रहा तो कहीं ना कहीं R&D की जो हम ट्रांसलेशन इनटू प्रोडक्ट्स चाहते हैं हम उसे भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू हैव एन होलिस्टिक अप्रोच ऑल्सो एट द सेम टाइम, राइट। एंड मोर ओवर दिस चाइना यहाँ पर 1000 टैलेंट्स प्लान यहाँ पर रखता है, तो RDI अभी तक ऐसा कोई इंसेंटिव क्रिएट नहीं कर पाया है जिसके चलते हम अपने टॉप साइंटिफिक टैलेंट को भी यहाँ पर रिटेन कर सकें। इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ, ये एक प्रकार का एक पाथ यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है ताकि भैया ये लोग रुक जाएं, है ना, जो बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन जो यहाँ पर हो रहा है, ताकि उनके लिए एक इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जा सके प्राइवेट सेक्टर में। बट उनके लिए कोई इंसेंटिव की बात करें तो अभी भी वो लैकिंग फैक्टर है। शायद अगला स्टेप सरकार यही ले, क्योंकि इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम्स तो यहाँ पर सरकार निकाल ही रही है, तो R&D में भी यहाँ पर इंसेंटिव रखने की बात कर सकते हैं, राइट। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर इसका सजेशन भी है, वेरी गुड सजेशन। अगेन आर्टिकल में मैंने इसको पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या करें कि भैया सिर्फ उन्हीं फर्म्स को विच हैव द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। उसका क्या मतलब है? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि भैया वो उन फंड्स को, जो कि सरकार जो फंड्स प्रोवाइड कर रही है, उनको इंटरनलाइज कर सके, उनको प्रोडक्टिवली यूज भी कर सके,
उन्हीं को यहाँ पर डायरेक्ट सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कैसे इस एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, कैसे इसको असेस करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन कि ऑलरेडी वो फर्म्स किस प्रकार का R&D यहाँ पर कर चुके हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल और बायोटेक फर्म्स में कहा जाता है कि बहुत अच्छा R&D चल रहा है, एरोस्पेस में कहा जाता है बहुत अच्छा R&D चल रहा है, दे आर बेसिकली स्पेंडिंग देयर मनी, राइट, अपने R&D के ऊपर, इंटरनलाइज R&D के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी पैसा खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस जाना चाहिए ताकि उनको यहां पर पुश मिले। एंड बेस्ड ऑन दैट जो बाकी कंपनीज अभी तक अपना पैसा थोड़ा बहुत बचा के रखी हुई है कि भैया बहुत अनसर्टेनिटी है, उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि चलो हम भी अपने R&D के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। सरकार एक और ब्लेंड वहां पर फाइनेंस का क्रिएट करेगी एंड मच लार्जर इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है, राइट। एंड एक और बहुत सा सजेशन यहां पर है कि भैया इंकरेज किया जाए फर्म्स को कि वो अपने इन हाउस इनोवेशन लैब्स यहां पर सेटअप करें, राइट। उसके थ्रू कुछ तो यहां पर शुरुआत होगी, बाकी सरकार का फंड यहां पर बन ही रहा है, वो आपको और सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पास रूरल इनोवेशन के केस में या वैसा ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन केस में, तो जो आपकी स्टेम एजुकेशन है कि CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स हैं उनको भी स्टेम एजुकेशन की तरफ रीडायरेक्ट यहां पर किया जाए। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, ताकि उस प्रकार की ग्रास रूट रिसर्च यहां पर की जा सके एंड इनोवेशन बेस को और वाइडन किया जा सके। ऑलराइट, सो ये बेसिकली पर्टिकुलर स्कीम रिसेंटली यहां पर लॉन्च की गई है एंड डेफिनेटली इसके थ्रू हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले समय में देख सकते हैं। ऑल इन ऑल डिपेंड्स अपॉन स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। अगेन स्कीम में बेसिकली भैया बहुत सारे लेवल्स भी यहां पर क्रिएट कर दिए गए, तो लेवल्स की वजह से भी एक कंसर्न यहां पर रेस किया रहा है। इतने सारे लेवल्स रहेंगे तो भैया स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में और डिले देखने को मिलेगा, फंड्स का फ्लो और डिलेड हो सकता है। अब वही है, अब इस फंड्स के फ्लो में अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज किया जाए तो शायद और अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ऑलराइट, देखते हैं अब क्या होता है। बट अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि बहुत जरूरी है इस समय पर। हम R&D में बहुत पीछे चल रहे हैं, वो रिएक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी, जुगाड़ू अप्रोच नहीं चलेगी, हमें अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा। पहले से ही चीज़ों के सोल्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे और वो सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ R&D के थ्रू ही डेवलप किए जा सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन जरूर रहा हो। एक सिंपल सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, प्लीज उसका चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।